उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये साबित कर दिखाया कि आज देश के अंदर लोग तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नंबर 1, लेकिन उत्तर प्रदेश का हर निवासी आज कहता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1। 2000 10,000 की संख्या में उपद्रवी थे और मात्र 200 पुलिसकर्मियों ने मात्र 2 घंटे में उस दंगे को कितने बेहतर ढंग से कंट्रोल किया बरेली के। देखिए, वो एक योगी है, वो भोगी नहीं है। वो यहाँ सेवा भाव से आए हैं, सेवा करने आए हैं और सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं और घोषणा करता हूं कि अखिलेश यादव अगर अपने परिवार से या स्वयं से अलग किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित करें, मैं स्वयं समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करूंगा। हमारे साथ हैं गाजियाबाद के एक व्यापारी संजय त्यागी। बात करते हैं इनसे उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, हमने संभल दंगा देखा, उसके बाद बरेली में जिस तरह से बवाल हुआ और उसको पुलिस ने कंट्रोल किया। तो जो व्यापारी वर्ग उत्तर प्रदेश का है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस का स्वागत किया है। तो बात करेंगे व्यापारी वर्ग क्या सोचता है इसके बारे में। जी नमस्कार पवन भाई, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहां तक बरेली का विषय है और संभल का विषय आपने कहा और उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य प्रणाली की आपने बात की, पवन भाई मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो व्यापारी वर्ग ही नहीं, नौजवान वर्ग भी और एक हर नागरिक उत्तर प्रदेश का ये महसूस कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो फ्री हैंड दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के शासन में थाने नहीं बिकते, ठेकेदारी प्रथा नहीं है, लखनऊ में ब्रीफकेस नहीं जाते वाया दिल्ली। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिस को फ्री हैंड दिया, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप और उनकी निर्देशों के अनुरूप जो फ्री हैंड उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये साबित कर दिखाया कि आज देश के अंदर लोग तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नंबर 1, लेकिन उत्तर प्रदेश का हर निवासी आज कहता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1। और वो नंबर 1 इसीलिए है, आपने देखा कि 2000 10,000 की संख्या में उपद्रवी थे और मात्र 200 पुलिसकर्मियों ने मात्र 2 घंटे में उस दंगे को कितने बेहतर ढंग से कंट्रोल किया बरेली के। संभल में आपने देखा काबिले तारीफ काम किया सीओ अनुज चौधरी और उनकी टीम ने। ये किस कारण संभव हो पाया? क्योंकि पूर्व की जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, वो थाने चौकियों को नीलाम करती थी, जाति देख करके, मजहब देख करके पोस्टिंग देती थी, महीने की उगाइयां वो सरकारें करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस पुलिस को एक लक्ष्य दिया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का राज, अमन शांति और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पुलिस से उन्होंने बदले में केवल यही अपेक्षा की। और जब जब देश के दुश्मनों ने या जो अशांति प्रिय लोग हैं, वो जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी परीक्षा में खरी उतरती है। आप ये कहना चाह रहे हो कि योगी जी ने जो ये मोह छोड़ा है, उगाही पैसा इस सब का, ये बड़ी बात आप कह रहे हो कि जब समाजवादी शासन था उस समय थाने बिकते थे। क्या आपने ऐसा रियल में देखा है, कहीं इस तरह का महसूस किया है? बिल्कुल, जातिवाद था। बिल्कुल हमने देखिए, हमारी बात सुनिए पवन भाई, हम व्यापारी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के निवासी भी हैं और एक सक्रिय भूमिका समाज में अपनी निभाते भी हैं। तो एक सक्रिय व्यक्ति की नजरों से कोई चीजें कभी नहीं बचती। हमने समाजवादी पार्टी का भी शासन देखा है, हमने बहुजन समाज पार्टी का भी शासन देखा है और हम भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देख रहे हैं और उनकी कार्य प्रणाली को भी देख रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? अगर जितने दर्शक आपके हमें सुन रहे होंगे, मेरी इन बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद
शासन काल में किसी भी जनपद में कोई थाना नहीं बिकता है, पैसे लेकर पोस्टिंग नहीं होती है। दिल्ली भवन में कोई, यूपी सदन में कोई पैसा लेकर के एसएसपी और डीएम नहीं जाते हैं। योगी जी के शासनकाल में जो भर्तियां हुई हैं, आपको लगता है कि वो बिना रिश्वत के हुई हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों 60,000 कुछ जवानों की भर्तियां संपन्न हुई हैं जी। मैं एक व्यापारी हूं, मुझे शोभा तो नहीं देता कि मैं इस तरह की बात कहूं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं कि 60,000 भर्तियां सभी वर्गों से, खासकर हमारे ओबीसी और एससी भाइयों की उसमें देखेंगे तो संख्या अधिक मिलेगी। बिल्कुल कहीं से भी एक आवाज नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर सभी भाइयों को निस्वार्थ उसका लाभ मिला है और बिल्कुल बिना भेदभाव। पहले आप देखते थे, हमें तो वो दौर भी याद है, आप तो पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं, हमने तो सपा के शासन में वो भी देखा था कि यूपीएससी, यूपी का चेयरमैन अनिल यादव एक हिस्ट्री शीटर को बना दिया जाता था। हमने तो वो दौर भी देखा है। सब थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज भी एक विशेष जात के होते थे। आप ये सब देखा है, आप भी इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। और क्या होता था, हमने वो दौर भी देखा है। व्यापारी होने के नाते सरकारी अधिकारियों के पास हमारा आना जाना लगा रहता है। हमने वो दौर भी देखा था कि एसएसपी को एक सिपाही धमकाने की क्षमता रखता था पूर्व की सरकार में। आपने हमने भी सुना है और आपने भी सुना होगा पवन भाई। इसका मतलब योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उन्हीं की वजह से है कि ईमानदारी से वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, वो एक योगी है, वो भोगी नहीं है, वो एक योगी है जी। योगी और भोगी में बहुत बड़ा अंतर होता है। समाज इस चीज को जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है, हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि एक योगी और भोगी में क्या अंतर होता है। वो एक योगी है, उनका क्या मतलब, वो यहाँ सेवा भाव से आए हैं, सेवा करने आए हैं और सेवा कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आप से ही एक क्वेश्चन करता हूं। आपने देखा होगा पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई थी, योगी जी की स्वयं भतीजी एक छोटी सी नौकरी के लिए 2 घंटे एक सामान्य लाइन में लगी रही, जिसके चाचा एक देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जी। सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, उनकी भतीजी एक सामान्य नौकरी के लिए 2 घंटे लाइन में लगी हुई है। तो इससे बड़ा प्रत्यक्ष सबूत क्या चाहिए? जिनकी बहन नीलकंठ में आज भी जिनकी बड़ी बहन एक चाय की, प्रसाद की सामान्य दुकान चलाती हो, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? तो ये देश और प्रदेश की जनता बखूबी जानती है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है। अच्छा, ये तो हुई, चलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लेकिन क्या योगी शासन में आप मान रहे हैं कि विकास भी हुआ है उत्तर प्रदेश में? गाजियाबाद का कैसा देखते हैं आप, और पूरे ओवरऑल यूपी का क्या देख रहे हैं? देखिए, पूरे ऑल ओवर यूपी, विशेषकर चूंकि हम गाजियाबाद से, तो बात पहले गाजियाबाद की होगी जी। देखिए, गाजियाबाद में आज हमने गाजियाबाद को वो भी देखा था कि जब गाजियाबाद से दिल्ली जाना होता था जी, तो पूरा दिन लग जाया करता था। सुबह उठ के नहा करके 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलना और देर रात्रि 11 बजे तक घर आ जाया करते थे। आज परिवहन की वो व्यवस्था है, चाहे वो मेट्रो के द्वारा हो, चाहे अपने अंडरपास बने हो, चाहे बाईपास बने हो, चाहे पुल बने हो, कि आप आज 8 बार सुबह से शाम तक दिल्ली अप डाउन कर सकते हैं और अपने सारे कार्य निपटा करके 8 बार कर सकते हैं। और पहले 8 घंटे में भी एक राउंड पूरा नहीं होता था। ये बात तो रही विकास की। अब आप विकास की, ये तो परिवहन क्षेत्र में हो गया। आप आईटी हब देखें, आप सड़कों का जाल देखें जी, रैपिड रेल भी बनी है। रैपिड रेल अभी मुरादनगर तक हुई है, आगे उसकी आगे चल ही रहा है जी। तो विकास आप साक्षात दिखाई दे रहा है, महसूस कर रहा है हर व्यक्ति। इसको कहने की आवश्यकता क्या है? ये तो केवल उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है जिनकी आंखों पर दुर्भाग्यवश आज भी जो है जाति जी या भेदभाव के चश्मे लगे हुए हैं।
अच्छा, आप देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश में जाति की राजनीति की बात आपने की, जो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश, उन्होंने भी जाति की राजनीति करी थी, और अभी राहुल गांधी जैन जी की बात कर रहा है, और वो बात कर रहे हैं कि रोजगार युवाओं पे नहीं है इसलिए गुस्सा है। आपको लग रहा है 2027 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का युवा है, योगी की तरफ से वो हटाकर, क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश के साथ आ जाएंगे और राहुल के? देखिए पवन भाई, मुझे हंसी आ रही है। इस सवाल का जवाब आप ही के सवाल में छिपा है। आप मुझे एक बात बताइए, बचपन में अगर किसी राजा के घर में बेटा पैदा हो और उस बेटे को ये बता दिया जाए कि बेटा तू बड़ा होकर के राजा बनेगा, है? और उसकी उम्र 56 वर्ष की हो जाए और वो अभी युवराज भी नहीं बन पाया, राजा तो बाद में बनेगा, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। राहुल गांधी में क्या योग्यता है? जो व्यक्ति आलू से सोना बनाने की बात करता हो, है? जो व्यक्ति गुप्त रूप से भारत सरकार को बिना बताए गुप्त रूप से विदेशों में दुश्मन देशों के साथ मीटिंग करता हो, विदेशों में भारत की छवि जाकर के यूनिवर्सिटी में, तथाकथित यूनिवर्सिटियों में छवि खराब करने का काम करता हो, जिसका पूरा परिवार जमानत पर, उनकी माता जी, बहन जी, वो स्वयं, उनके जीजा जी, पूरा परिवार। और मेरी तो आज तक एक बात समझ में नहीं आई पवन भाई, ये गांधी सरनेम इन्हें दिया किसने है? ये गांधी सरनेम इन्हें दिया किसने है? कहां से ये गांधी हैं भाई? इनके मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि ये जितने देशद्रोही कार्यों में लिप्त हैं, तो मैं अपने आप को इस कारण रोक नहीं पा रहा। भाई सबको पता है इनके दादाजी कौन थे, सबको पता है, इस देश को पता है। मैं अगर नहीं, लेकिन लोगों को भड़काने का काम तो राहुल गांधी कर ही रहे हैं, जिस तरह से लद्दाख में हुआ। ये यार इसने एक पोस्ट किया राहुल गांधी ने कि जैन जी, युवा, छात्र अब इसका फैसला करेंगे। देखिए मैं पवन भाई, मैंने अभी आपको बताया कि बचपन में किसी राजा के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो और उसे ये विश्वास दिला दिया जाए, उसकी परवरिश ये कह करके सुबह शाम की जाए कि चिंता मत कर बेटा, तू ही इस देश का अगला राजा है, और वो 56 वर्ष उसके बीत जाए तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। अब चूंकि उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता इन लोगों की राजनीति की दुकान बंद कर चुकी है। तो 27 में कुछ कमाल कर पाएंगे यूपी में खास तौर पे? आपको लग रहा है जैसे अखिलेश के साथ मिलकर के कहते हैं भाई 2 लड़के जी, 2 लड़के, हाँ, यूपी के 2 लड़के हैं, यूपी के 2 लड़के। देखिए अखिलेश जी की मैं बात करूं, अभी आपने शुरुआत की थी बरेली जी दंगे की, हाँ, तो जो बरेली में हुआ, आपने कल का ट्वीट नहीं देखा अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सरकार की तानाशाही है जी, सरकार का रवैया सौहार्दपूर्ण और बड़ा प्रेम पूर्वक होना चाहिए, तौकीर के साथ है वो। हाँ, तो मैं इस व्यक्ति से, पूर्व मुख्यमंत्री से बिल्कुल सयादर ये पूछना चाहता हूं कि भाई अखिलेश यादव जी, जो लोग वहां इकट्ठे हुए, जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए, पुलिस की वर्दी फाड़ी, आने जाने वाले लोगों पर पथराव किया, आगजनी की, पेट्रोल बम फेंके, वहां इतनी भारी मात्रा में कारतूस लेकर के गए और एक दंगा करने का प्रयास किया, पुलिस पर हमला किया, अगर पुलिस ने उन पर लाठी चलाई तो आपको सरकार की कार्यप्रणाली में दोष नजर आ गया। आप उपदेश देने पर आ गए कि सरकार को सौहार्दपूर्ण बात करनी चाहिए, ये तानाशाही रवैया नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी, जरा अपने भी कुकर्म याद कर लो। जब अयोध्या में सैकड़ों निरीह, जिनके हाथ में ना कोई पेट्रोल बम था, ना कोई लठ था, ना कोई तलवार थी जी, उन पर सैकड़ों निरीह कार सेवकों पर गोलियां चलाकर उनकी पवित्र जो डेड बॉडी थी वो भी ट्रकों में भर के तुमने सरयू नदी में समाहित कर दी थी। उन निर्दोष कार सेवकों को मारकर तुमने कई परिवारों का पूंजा छिपाने का काम किया था। अखिलेश जी, छाछ तो बोले ही बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद है। तो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि हमने पीडीए बनाया है। भाई पीडीए, अब इनसे ये कभी पूछते कि भाई पीडीए क्या है? कहते हैं कि जी पिछड़ा, दलित, आदिवासी।
अरे भाई, पिछड़ा, दलित, आदिवासी मत कहो अखिलेश जी, आप बेशक विदेश में पढ़े हो, शिक्षा हिंदुस्तान से अच्छी कहीं की भी नहीं है। और हिंदुस्तानी शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो समझ चुके हैं, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना। तो आपके पीडीए में कौन है, हम मान लेंगे आप पिछड़ों के हितैषी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं और आप घोषणा करता हूं कि अखिलेश यादव अगर अपने परिवार से या स्वयं से अलग किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित करें, मैं स्वयं समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करूंगा। ये नौटंकी करते हैं, ये नौटंकी, ये तो उसके नहीं हुए। अभी आपने देखा है कल परसों आजम खां को जमानत मिली है। अभी तो अखिलेश यादव इसलिए चिंतित है कि कहीं, क्योंकि इन्होंने जब उनपे भाई जो बोएगा वो पाएगा, आजम खान ने जो किया वो भुगता उसने। अब जब वो भुगत रहा था तो इस अखिलेश यादव ने उसकी सुध नहीं ली। अब बाहर निकलने पे कह रहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो आप समझ सकते हैं पवन भाई कि ये तो अभी स्वयं को भी पता कि हमारी सरकार नहीं बन रही। तो आजम खां के साथ साथ ये पूरे प्रदेश की जनता को बरगला रहे हैं। और इनका बयान समझिए, बयानों का मतलब समझिए, ये कह रहे हैं कि अगर हमारी 2027 में सरकार बनी तो यानी ना ये आजम खां के जो समाजवादी पार्टी के, इनके पिताजी के साथ समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर था, जिसने अपना जीवन लगा दिया समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, और जो सही मायने में समाजवादी पार्टी का उत्तराधिकारी था, इसने अखिलेश यादव ने। और एक बात मैं क्या कहूं, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा पवन भाई। वो ये बात करते हैं नौजवानों की। अरे भाई, अयोध्या में जो निरीह कार सेवक मारे वो नौजवान थे, कोठारी बंधु भी नौजवान थे, वो सैकड़ों नौजवान थे। जो मुजफ्फरनगर दंगों में तुमने मरवाए सचिन और गौरव, ठीक बात, वो भी नौजवान थे। नौजवान थे नहीं थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके हत्यारों को रात में तुमने थाने से छुड़वाया। इसी आजम खान ने एसएसपी का रातों रात ट्रांसफर कराया। और इनकी तुष्टीकरण की नीति देखिए कि जो हिंदू पीड़ित थे मुजफ्फरनगर दंगों में, उन्हें 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया, और मुसलमानों को इन्होंने मुआवजा दिया। हिंदुओं का तो एक मुकदमा भी नहीं लिखा गया, एक मुकदमा नहीं लिखा गया। वो तो भला हो भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय लोग, नेता हमारे लड़े, मुकदमे दर्ज हुए, तब जाकर के कहीं उस सचिन, गौरव, और उनको आज ये पीडीए की बात करते हैं। क्या जाट पिछड़े समाज से नहीं आते? और जिस वक्त ये तो उनके भी नहीं है, उनका भी बेवकूफ बना रहे हैं सही मायने में अगर आप बुझो तो। क्योंकि जिस वक्त मुजफ्फरनगर दंगा सर्दियों में हुआ था, आपको याद हो तो, जितना मुझे ध्यान है, वो जो मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित थे और जिन अल्पसंख्यक समुदाय को, दंगाई कहोगे क्योंकि दंगा उन्होंने किया था, वो जब टेंटों में रह रहे थे, तब अखिलेश यादव सफाई महोत्सव मना रहा था उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से। और ये मुजफ्फरनगर नहीं आया था। मुआवजे रूपी चंद टुकड़े वो भी इनने दंगाइयों को दिए, ना कि हिंदू भाइयों को दिए। तो ये ना अपने पिता का है, ना क्षेत्र की जनता का है। बात पीडीए की करते हैं। भाई पीडीए हम समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, व्यापारी वर्ग समझ रहा है। अब व्यापारी वर्ग ये नहीं भूला है कि आपके शासन में व्यापारियों को किस प्रकार से रंगदारी के फोन आया करते थे और रात को उनका अपहरण हो जाया करता था। और वो एक मनमाफिक, और उन सारे अपराधियों को क्या अखिलेश यादव जी नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्होंने एक माफिया पैदा किया हुआ था जो सीधा सरकार को रिपोर्ट करता था। तो उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, किसी बरगलाने में इनके आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ी है। इस देश का, प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर हमारी मातृशक्ति, हर बुद्धिजीवी वर्ग मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा है।